स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज वीडियो का मैं ये लाइट चैप्टर से पार्ट 5 बना रहा हूँ। इस पार्ट 5 में आपको मैं बताऊंगा कि गोली दर्पणों के लिए जो चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त किए जाते हैं वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ। मैं आपको प्रकाश पढ़ा रहा हूँ जो कि 10 और 12 की किताबों में आपको मिल जाएगा। यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ राइट साइड की तरफ ऊपर की तरफ आई बटन होगा। आई बटन पे जाकर आप देख सकते हैं पीछे की वीडियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर पार्ट नंबर 5। आज का टॉपिक है हमारा गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी होती है वो क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो गोली दर्पण होते हैं उसके दो भाग होते हैं। पहले को अवतल दर्पण कहते हैं, दूसरे को उत्तल दर्पण कहते हैं। दोनों दर्पणों से चिन्ह की परिपाटी को समझेंगे। अवतल दर्पण से जो चिन्ह की परिपाटी होती है और उत्तल दर्पण से जो चिन्ह की परिपाटी होती है सेम एक ही जैसी होती है। बस कुछ अंतर होते हैं जो कि वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति होती है उससे पता चलता है। चिन्ह परिपाटी में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम आपको सबसे पहले अवतल दर्पण से लेकर चिन्ह परिपाटी को समझाएंगे और उसके बाद हम आपको सिखाएंगे उत्तल दर्पण से। तो सबसे पहले अवतल दर्पण की मतलब कि कनकेव मिरर से बता रहे हैं। अवतल दर्पण से सबसे पहले अवतल दर्पण। कॉन्केव मिरर से दोस्तों सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण को हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के उठे हुए भाग पर कलई की जाती है, पॉलिश की जाती है। उसका एक वक्रता केंद्र होता है, उसका एक फोकस होता है, जो कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है। यहां से एक सीधी रेखा जाती है जो कि वक्रता केंद्र और फोकस और ध्रुव से होते हुए सीधे निकल जाती है, जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि दर्पण के सामने कहीं भी कोई एक वस्तु रख दी जाती है। चलिए मान लिया कि वस्तु को यहां पर रखा गया है। मैंने वस्तु को यहां पर रख दिया। इसके बाद हम अब चिन्ह परिपाटी को समझेंगे। दोस्तों, यदि मैं दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मान लूं, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु यदि मैं मान लूं इस पॉइंट को, और यहां से इसको चतुर्थांश के रूप में विभाजित कर दूं, तो अब इसका क्या स्थिति होगी देखा जाए। चतुर्थांश कुछ ऐसे प्राप्त होगा। इसको हम लोग x कहेंगे, इसको हम x डैश कहेंगे। मतलब ये लाइन मुख्य अक्ष जो होती है उसको हम लोग मान लेंगे x एक्सिस और ऊपर वाले को y एक्सिस मान लेंगे। और हम लोग यदि आप लोगों ने चतुर्थांश पढ़ा होगा तो चतुर्थांश में जानते हैं कि इधर की जो भी दूरी होती है धनात्मक होती है और इधर की जितनी भी दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। नीचे की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और ऊपर की जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो ठीक उसी प्रकार जब वस्तु को दर्पण के
कहीं भी रख दिया जाए, मतलब मुख्य अक्ष पर कहीं भी रख दिया जाए तो क्या स्थिति होगी, इसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चिन्ह परिपाटी है ये किस लिए उपयोगी होता है। ये चिन्ह परिपाटी दर्पण से संबंधित जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, सवाल होते हैं, उनको हल करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। यदि आपको ये नहीं मालूम है तो दर्पण से संबंधित आप कोई भी सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको चिन्ह परिपाटी बता रहा हूं। तब मैं आपको अब बता दूं कि यदि मैं इसको चतुर्थांश के रूप में विभाजित कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने दिखा दिया, आपको पता है कि कहां धनात्मक होगा कहां ऋणात्मक होगा। दर्पण के दाएं तरफ धनात्मक दूरी होती है, दर्पण के बाएं तरफ ऋणात्मक दूरियां होती हैं। दर्पण के ऊपर की तरफ धनात्मक दूरियां होती हैं, दर्पण के नीचे की तरफ ऋणात्मक दूरियां होती हैं। इसके बाद कहने का मतलब है, इसके बाद क्या होता है कि जो दर्पण के समस्त जो दूरियां होती हैं, जो भी दूरी होती है, जैसे वस्तु कहाँ रखी गई है, प्रतिबिंब उसका कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र कहाँ पर स्थित है, फोकस दूरी कहाँ है, इन सभी की जो दूरी होती है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण का ध्रुव P होता है और यहीं से समस्त दूरियां मापी जाती हैं, चाहे ऊपर की तरफ, चाहे नीचे की तरफ, चाहे दाएं की तरफ, चाहे बाएं की तरफ। यदि वस्तु यहां पर रखी गई है तो वस्तु की दूरी को U कहा जाता है। मैं यहां पर लिखता हूं कि वस्तु की दूरी U कहा जाता है, वस्तु की दूरी को U कहा जाता है। मान लिया कि यदि कहीं पर प्रतिबिंब बना हुआ है, मान लिया कि यहां पर एक प्रतिबिंब बना हुआ है, तो ये दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है उसे V कहा जाता है। V का मतलब वस्तु से दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ये हो गया वस्तु की दूरी। ये हो गया दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ये हो गया प्रतिबिंब। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी भी। इसके बाद ये जो फोकस आपको दिखाई दे रहा है, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, F। F कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों वस्तु की लंबाई आती है। वस्तु की जो लंबाई होती है वो ऊर्ध्वाधर y अक्ष पर काम करती है। तो यदि वस्तु को जब भी रखा जाएगा तो मुख्य अक्ष पर रखा जाता है और मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ वस्तु की दूरी होती है, मतलब वस्तु की लंबाई होती है। तो जो ये वस्तु की लंबाई है इसको हम लोग कहेंगे O ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं वस्तु की लंबाई। O। इसके बाद होता है प्रतिबिंब की लंबाई। तो हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई को भी लिखते हैं। ये जो प्रतिबिंब यदि यहां पर बना हुआ है तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है उसे I कहा जाता है, इमेज। I कहा जाता है। अब हम लोग इससे चिन्ह परिपाटी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी है वो दाईं तरफ है कि बाईं तरफ। ये बाईं तरफ है और ये दाईं ओर है। तो बाईं ओर की जो समस्त दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक में नापी जाती हैं। तो अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी होती है वो ऋण में ली जाती है, ऋण में ली जाती है। कभी भी जब भी सवाल हल करना हो, यदि पूछ दे कि अवतल दर्पण से वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर रखी है तो आप लोग 20 सेंटीमीटर और केवल 20 ना लेकर -20 लेंगे।
इसको हम आगे आने वाले जो वीडियो हो न्यूमेरिकल्स होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले चिन्ह परिपाटी को आगे बढ़ाया जाए। चिन्ह परिपाटी में जो वस्तु की जो दूरी दिखाई दे रही है वो भी दर्पण के बाईं तरफ ही है, इसलिए हम इसको ऋणात्मक में ही लेंगे, क्योंकि ऋणात्मक में जो समस्त दूरियां होती हैं, मतलब बाएं तरफ जो समस्त दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक में ली जाती है, तो हम लोग इसको भी ऋणात्मक में लेंगे। तीसरा जो है एफ, फोकस दूरी भी एफ है, तो फोकस दूरी भी एफ में लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। इसके बाद होता है वस्तु की लंबाई। आप बताइए वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ है कि नहीं? वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ ही है, और ऊपर तक की तरफ की जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक में ली जाती हैं, धनात्मक में, और नीचे की जो समस्त दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक में ली जाती हैं। तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऊपर की तरफ जो है धन है, नीचे की तरफ ऋण है, तो प्रतिबिंब नीचे बना है, इसलिए हम इसको आई में लेंगे, माइनस में लेंगे। और वस्तु ऊपर की तरफ है तो इसको धनात्मक में लेंगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है उससे एक ऐसी स्थिति आती है जिससे प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के सामने न बनकर दर्पण के पीछे बनता है। वो जो स्थिति होती है मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तब जो प्रतिबिंब होता है आभासी अर्थात दर्पण के दाईं तरफ प्राप्त होता है। उस समय जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है या लंबाई होती है धनात्मक में ली जाती है। मैं इसको समझाने के लिए बस इतना लिखा हूं। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग उत्तल दर्पण से चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। चलिए उत्तल दर्पण बनाते हैं। कन्वेक्स मिरर से अब चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। यह है हमारा उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण के धसे हुए भाग पर कलई की जाती है, पालिश की जाती है। यहां पर दर्पण का ध्रुव होगा, चूंकि ये इधर की तरफ झुका हुआ है तो यहां पर इसका वक्रता केंद्र होगा, और यहां इसके बीचों बीच दोनों के बीच में फोकस स्थित होगा। यहां से एक लाइन जाएगी जिसे मुख्य अक्ष कहेंगे, ये एक्स एक्सिस होगा, और ये एक्स डैश। यदि मैं दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानूं तो यहां से एक रेखा और सीधे की तरफ जाएगी और इसको चतुर्थांश के रूप में बांटेगी। ऊपर y होगा, नीचे y डैश होगा। आप बताइए इधर की तरफ जो दूरी है होगी बाई तरफ, दर्पण के बाई तरफ, वो किस चीज में ली जाएगी? ऋणात्मक में ली जाएगी, और इधर की जो समस्त दूरियां होंगी उसे धनात्मक में लिया जाएगा। जो नीचे की तरफ यदि कोई भी किसी की भी स्थिति होगी तो ऋणात्मक में लिया जाएगा, ऊपर की जो स्थिति होगी उसको धनात्मक में लिया जाएगा। ये लिया जाता है, ये लिया जाता है। अब हम लोग मान लिए कि वस्तु को कभी भी रखेंगे तो दर्पण के सामने बाईं तरफ रखते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहां पर रख दिया, तो हर स्थिति में चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी को ऋणात्मक में ही रखा जाता है। तो मैं वस्तु की दूरी को ऋणात्मक में रख रहा हूं क्योंकि वस्तु को इधर ही रखा जाता है। फिर इसके बाद दूसरी स्थिति आती है कि जब यहां से प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के इधर की तरफ बनता है, मतलब कि दाएं तरफ बनता है, और दाएं तरफ समस्त दूरियां धनात्मक में ली जाती हैं, और इसका फोकस भी इधर की तरफ ही है। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब को समझेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब होता है ऊपर की तरफ बनता है। यदि आपको नहीं पता होगा तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो जो फोकस होता है वो चूंकि दाएं तरफ है तो धनात्मक में होगा, और प्रतिबिंब भी दाएं तरफ बनता है इसलिए ये भी धनात्मक में होगा। इसके बाद जो वस्तु जो दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ है तो ये धनात्मक में होगा, और यहां प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ प्राप्त होता है इसलिए भी धनात्मक होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा UVFIO
मतलब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की लंबाई, उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई, इन सभी का जो चिन्ह परिपाटी होता है, कभी धन होता है तो कभी ऋण होता है, और इन्हीं सभी का ख्याल आने वाले सॉल्यूशंस में करते हैं, सवालों में करते हैं। यदि आपने धन और ऋण का ख्याल नहीं रखा तो आप सवाल को 100% गलत कर जाएंगे। इसलिए चिन्ह परिपाटी बहुत ही जरूरी होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दर्पण का जो वस्तु की दूरी होती है u, प्रतिबिंब की दूरी होती है v, और जो फोकस दूरी होती है f, उनका जो बीच में संबंध होता है वो मैं आपको बता दूं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ये कहां से आया, इसको सिद्ध करके दर्पण के द्वारा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण से देखेंगे, उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण से देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि जानकारी पसंद आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो को लाइक भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। थैंक यू।